और ईयरली कैसे कैसे उसका मेंटेनेंस किया जा रहा था, इन सारी चीजों पे हमने डिस्कस किया है। अब आगे चलते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है, कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से टेस्टिंग या कौन कौन सा मेंटेनेंस वगैरह किया जाता है। तो ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल जो है ट्रांसफार्मर का जो किया जा रहा है, यहाँ पे कौन कौन से मेंटेनेंस हैं। तो देखिए यहाँ पर एक रूटीन मेंटेनेंस होता है, ठीक है, एक रूटीन मेंटेनेंस होता है और एक जनरल ओवरहॉल। तो रूटीन मेंटेनेंस का मतलब होता है उसमें समय समय पर सामान्य रूप से जो उसमें त्रुटियां होती हैं, दोष होते हैं, उनको दूर किया जाता है। और जनरल ओवरहॉल में सामान्यतः यह काम किया जाता है कि पूरी मशीन के भाग में अगर जो दोष है, दोषी भाग को पूर्णतः निकाल करके नए भाग उसमें संयोजित करना है, क्या कहलाता है, जनरल ओवरहॉल कहलाता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि रूटीन मेंटेनेंस में क्या क्या चीजें हैं। देखिए रूटीन मेंटेनेंस में जो हम प्रक्रिया अपनाते हैं उस प्रक्रिया पे हम विचार करते हैं कि क्या होता है। देखिए रूटीन मेंटेनेंस में ट्रांसफार्मर एवं उसके फिटिंग, जो फिटिंग किए गए हैं, नट बोल्ट वगैरह लगाए गए हैं, इनको इनके बाह्य भागों की क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, यानी जांच करते हैं कि ट्रांसफार्मर के बाहरी फिटिंग में कहीं दोष तो नहीं आ गया, कोई पार्ट ढीला तो नहीं पड़ गया, कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है। इन सारी चीजों की जांच की जाती है, ठीक है, और उसका रिपेयर किया जाता है, मरम्मत किया जाता है। फिर उसके बाद ऑयल गेज, ऑयल गेज की भी जांच की जाती है कि ऑयल का लेवल कितना है, ठीक है, और ऑयल गेज टाइट है कि नहीं है, कहीं ढीला तो नहीं है, कहीं रिसाव तो नहीं हो रहा है। अब आगे चलते हैं, कंजर्वेशन की बात करते हैं। कंजर्वेटर जो है, कंजर्वेटर जो है हमारा, जिसमें तेल हम इकट्ठा है, इस कंजर्वेटर के तल में सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स को हिंदी में कहते हैं तलछट। क्या कहते हैं, तलछट। तलछट का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह होता है कि उस तेल में कुछ कचरा, कचरा वगैरह जो होता है उससे संबंधित, जैसे तेल कभी जम जाता है, सूख जाता है, नमी पाने के बाद टैंक के अंदर अगर जंग बनने लगता है तो तली के नीचे आकर के बैठने लगता है, ठीक है, तो ये हमारा तलछट कहलाता है। तो कंजर्वेटर के तल में जो सेडिमेंट्स है उसको निकाल करके बाहर करना, साफ सफाई करना। फिर उसके बाद ड्रेन कॉक है या गैसकेट जो इसकी होती है ट्रांसफार्मर की, उसकी भी जांच कर लेनी चाहिए समय समय पर, कहीं लीकेज तो नहीं है, ठीक है। और ड्रेन जो इसका निचले वाला हिस्सा होता है ट्रांसफार्मर का, जिससे हम टेस्टिंग के लिए हम ऑयल को निकालते हैं, ठीक है, तो वो ड्रेन कॉक कहलाता है। तो उसको भी समय समय पर जांच करनी चाहिए, कहीं वहां से लीकेज वगैरह तो नहीं है। और उसके बाद देखते हैं अगले पॉइंट में, प्रोटेक्टिव एयर गैप इंस्पेक्शन। तो हमारे चैम्बर में, ट्रांसफार्मर के चैम्बर के अंदर सारे वाइंडिंग्स वगैरह सब पैक होते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि सुरक्षात्मक एयर गैप जो है मेंटेन हुआ है कि नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि उसमें सुरक्षात्मक एयर गैस वाल्व जो होती है वो जाम पड़ा हुआ हो, उसमें एयर की मात्रा अगर बन रही है, गैस बन रही है, तो उस गैस को बाहर न निकलने पाने के लिए दिक्कत हो रहा होगा, तो क्या ब्रस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हमारा सुरक्षात्मक डिवाइसेस वगैरह है, वो कुछ रिले वगैरह भी उसमें लगे होते हैं, इन सारी चीजों की जांच की जाती है, ठीक है। अब आते हैं अर्थिंग का इंस्पेक्शन। जो हमारा अर्थिंग है, ट्रांसफार्मर की जो अर्थिंग की गई होती है, तो उसकी भी जांच की जानी चाहिए कि अगर मान लीजिए बाय द वे कभी इंसुलेशन फेलर की वजह से या फिर उसमें टैंक में भरे हुए ऑयल में दोष उत्पन्न होने की वजह से, नमी आ जाने की वजह से कहीं कोई दिक्कत है या करंट लीकेज कर रहा हो, या अर्थिंग उसके बॉडी का प्रॉपर हुआ है कि नहीं फिटिंग का, ताकि बॉडी में करंट न उतरने पाए। अगर बॉडी में करंट आएगा तो उसके आसपास काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और यह हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है, इसलिए हमें उसके अर्थिंग की टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। अब देखिए मेगर के माध्यम से इंसुलेशन की भी टेस्टिंग कर लेनी चाहिए कि हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर जो है कूलिंग डिवाइस जो लगी होती है
जो ट्रांसफार्मर को कूल करती रहती है, ठंडा करने का काम करती है, उस डिवाइस की भी टेस्टिंग की जानी चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, कूलिंग प्रोसेस सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफार्मर ऑयल की जांच करना, ठीक है, कि ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी ना आने पाए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो रूटीन मेंटेनेंस के अंतर्गत आते हैं। अब आपको हम आगे जनरल ओवरहॉल के ऊपर ले चलते हैं कि जनरल ओवरहॉल क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, पहले आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे आप लोगों को जनरल ओवरहॉल के ऊपर डिस्कस करें कि जनरल ओवरहॉल में क्या क्या चीजें होती हैं। हो गया सर। हो गया, ओके ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ, अब आगे देख। और सभी लोगों का हुआ कि नहीं? देखिए अगर जिसका नहीं हुआ होगा वो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। मैं जी इसको रफ सर, हो करता गया हूँ, है। ठीक है। हाँ, अच्छी बात, क्योंकि देखिए आप लोगों के पास समय बहुत कम है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए ताकि लेक्चर जल्द से जल्द आप लोगों का कंप्लीट हो सके। तो देखिए जनरल ओवरहॉल, जनरल ओवरहॉल। अब आइए इसमें देखते हैं क्या क्या बिंदु दिए गए हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए यह कार्य जो है 5 से 10 वर्ष में एक बार अवश्य किया जाना चाहिए। यह 5 से 10 वर्ष में एक बार अवश्य किया जाना चाहिए, एक बार अवश्य किया जाना चाहिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से इसमें ओवरहॉल में क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए पहला बिंदु है ट्रांसफार्मर को खोलना, ट्रांसफार्मर को ओपन करना एवं कोर कनेक्शन को बाहर निकालकर कोर कनेक्शन का मतलब जिसमें हमारी वाइंडिंग की गई होती है, ठीक है। जिस कोर में हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की गई होती है उसी को हमने कहा कि कोर कनेक्शन को बाहर निकालना, कोर कनेक्शन को बाहर निकालकर, ठीक है, बाहर निकालकर तथा उसके प्रत्येक भाग का निरीक्षण करना तथा उसके प्रत्येक भागों का, कहीं कहीं यदि आपको उपांग शब्द मिलेगा तो इसका भी मतलब होता है उसके भाग से ही संबंधित है, ठीक है। उपांगों का निरीक्षण करना यानी उसका इंस्पेक्शन करना, जांच करना, ठीक है। यानी कि यह कार्य 5 से 10 वर्ष के अंतराल पर किए जाने चाहिए। दूसरा है कोर कनेक्शन की मरम्मत करना, रिपेयरिंग करना, यानी कोर कनेक्शन को रिपेयर करना, ठीक है। और तीसरा बिंदु है टैंक ओवर टैंक, सॉरी टैंक एवं टैंक कवर, ठीक है। कवर कंजर्वेटर वेंट पाइप, कंजर्वेटर वेंट पाइप, ठीक है, वेंट पाइप एवं रेडिएटर इंसुलेटर, रेडिएटर इंसुलेशन लेशन की रिपेयरिंग करना। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारा जो ट्रांसफार्मर का जो टैंक है, तो उस ट्रांसफार्मर के टैंक और ट्रांसफार्मर का जो ऊपरी कवर होता है, ठीक है, उसका एवं उसके अंदर जो कंजर्वेटर लगा हुआ है, जो ट्रांसफार्मर के ऊपर जो कंजर्वेटर जो ऑयल से भरा हुआ होता है उसका
एवं वेंट पाइप जिस माध्यम से पानी अंदर जा रहा है, तथा रेडिएटर ठंडा करने वाला जो है और ये कामा लगा हुआ है, और इंसुलेशन, इन सारी चीजों की प्रॉपर रिपेयरिंग अवश्य कर देनी चाहिए। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार के दोष की संभावना न बनी रहे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टैंक के अंदर सफाई करना। टैंक के अंदर सफाई करना। आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं? अक्षर ज्यादा छोटे तो नहीं है जिससे आप लोगों को देखने में सही असुविधा है हो सर। रही हो? ओके, थैंक यू। अब आगे चलते हैं। टैंक के अंदर तथा बाहर पेंट करना। टैंक के अंदर एवं बाहर पेंट करना। पेंट कर देने से उसके क्षरण भी नहीं होता और इंसुलेशन उसका बना रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इंडिकेटर लाइक थर्मोमीटर की जांच करना। इंडिकेटर लाइक थर्मामीटर। तो थर्मामीटर होता है जो हमारे टेम्परेचर को मेजर करता है, तो उसमें जो इंडिकेट करने वाला इंडिकेटर वगैरह है, सब इन सब चीजों की जांच कर लेनी चाहिए। बदलने योग्य है तो बदल देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंडिकेटर काफी समय यूज होने के बाद ये इसके नीडल वगैरह काम नहीं करती है, एक ही जगह पे रुकी रहती है, या फिर उसके अंदर पानी या वाष्प की मात्रा प्रवेश कर जाती है, जिसकी वजह से धुंधला दिखाई देता है। तो हम करेक्ट थर्मामीटर के द्वारा हम टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीजों का क्या करें, हम जांच करके उसकी मरम्मत कर दें या बदल दें, ओवरहाल कर दें। ठीक है, देखिए ये सेक्शन कौन सा है? जनरल ओवरहाल, यानी कि सामान्य रूप से ओवरहाल का मतलब बदलने वाले कार्य। ठीक है, तो ये इंडिकेटर वाला जो थर्मामीटर है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। बुखोज रिले की जांच करना। बुखोज रिले की जांच करना, इंस्पेक्शन करना या टेस्टिंग करना। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है ऑयल को साफ करना। ऑयल को साफ करना। वाइंडिंग की इंसुलेशन करना या सुखाना। वाइंडिंग पर इंसुलेशन चढ़ाना, लेशन चढ़ाना व सुखाना। ठीक है, उसका इंसुलेशन चढ़ाइए और उसको सुखवा दीजिए। ठीक है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई नमी न रहे, और अन्यथा ये हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर को असेंबल करना। फिर उसके बाद क्या है? ट्रांसफार्मर को असेंबल कर देना। ट्रांसफार्मर को असेंबल करना। ठीक है, तो एक बार इस पॉइंट को फिर से देखिएगा कि 5 से 10 साल में कौन कौन से कार्यक्रम किए जाते हैं। तो देखिए मेरे विद्यार्थियों, 5 से 10 वर्ष के अंतराल पे ट्रांसफार्मर को ओपन कर लेते हैं। उसके अंदर जो हमारे वाइंडिंग वगैरह होती है, चाहे 2 कोर वाइंडिंग हो या 3 कोर की वाइंडिंग हो, उसको भली प्रकार से निरीक्षण करने के बाद अगर उसके कोर में जो वाइंडिंग लगी हुई है, उस वाइंडिंग में कहीं ओपन सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है या इंसुलेशन फेल हो गया है, इन सभी चीजों को दूर कर लेने के बाद, उसके समाधान करने के बाद, देखिए यहाँ पे निचली लाइन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ तो वाइंडिंग पर इंसुलेशन को चढ़ाना एवं सुखाना। अगर कनेक्शन कहीं ओपन है तो उसको मेक करना यानी कि जोड़ना, और यदि कहीं शॉर्ट सर्किट है तो उसको अगर बदलने योग्य है तो बदल दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये 5 से 10 वर्ष में एक बार किया जाता है। तो अगर ऐसे तरीके से शॉर्ट सर्किट वाला अगर कोई कॉइल वगैरह उसमें या वाइंडिंग वगैरह है कोर में, तो उसको बदल देना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, फिर उसके बाद कोर के कनेक्शन को रिपेयर करना हो गया, टैंक हो गया, टैंक के ओवर यानी ऊपरी जो कवर है तथा कंजर्वेटर है, वेंट पाइप है, रेडिएटर है, इंसुलेशन इत्यादि की मरम्मत करना, टैंक के अंदर सफाई करना, टैंक के अंदर बाहर पेंट करना और थर्मामीटर के इंडिकेटर की जांच करना। ठीक है,
ऑयल के लेवल की भी जांच कर लेनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, ये सेक्शन आपका खत्म हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं स्टोरेज बैटरी से संबंधित जो हमारे मेंटेनेंस के प्रकार है उसमें कौन कौन से, इसको जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ। हो गया होगा स्क्रीनशॉट? आगे रफ करिए। ठीक, मैं एक बार लिखने के बाद बताने के बाद कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बकायदा समझा दिया जाए, क्योंकि जो चीजें आपके दिमाग में चली जाएगी उससे कोई छीन नहीं सकता है, चुरा नहीं सकता है। तो कृपया आप उसको एक बार दिमाग में अस्थायी रूप से डालने का प्रयास करें। आइए देखते हैं मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ स्टोरेज बैटरी। स्टोरेज बैटरी क्या होता है? स्टोरेज बैटरी, देखिए स्टोरेज बैटरी जिससे हम क्या करते हैं, जो बिजली हमारे घरों में आती है उसको हम क्या करते हैं, बैटरी में स्टोर कर लेते हैं ताकि इमरजेंसी के दौरान हम उस चीज का उपयोग कर सके। ठीक है, तो आइए इस प्रकार जो प्लांट में भी बैटरियां लगते हैं डीसी इक्विपमेंट को चलाए जाने के लिए इन्हीं बैटरियों के माध्यम से सप्लाई दी जाती है। तो इन बैटरियों के मेंटेनेंस से संबंधित क्या क्या चीजें हैं, देखिए पहला मेंटेनेंस जो इसमें आता है वो आता है डेली मेंटेनेंस, DAILY मेंटेनेंस। आइए डेली मेंटेनेंस में क्या होता है, ठीक है, लिखिएगा बैटरी एवं बैटरी चैम्बर की सफाई करना एवं निरीक्षण करना। बैटरी एंड बैटरी चैम्बर, बैटरी एवं बैटरी चैम्बर की सफाई, चलिए लिखिए सफाई करना एवं उसकी जांच करना, एवं जांच करना। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना? ठीक है, तो बैटरी की चैम्बर की जांच करना, सफाई करना। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? किस बुक से पढ़ा अगला रहे हैं पॉइंट है कि बैटरी के, जी सर? पुरानी क्या वाली बुक से चीज? पढ़ा रहे हैं क्या आप? हाँ, मेरी अपनी खुद के बनाई हुई नोट्स है ना, नोट्स से पढ़ा रहे हैं। नहीं सर, ये है ही नहीं, टॉपिक ही नहीं है सिलेबस में। आप बैटरी का नहीं है सर, स्टोरेज बैटरी मेंटेनेंस। बैटरी सर है ही नहीं टॉपिक। अच्छा, सर्किट ब्रेकर तो होगा ना, सिलेबस देखिए। ये सर सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर का दिया है। अच्छा चलिए, तो सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर देख वगैरह लीजिए, सब है। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, जानकारी वैसे होनी चाहिए, इसको भी देख लीजिए। कभी कभी उल्टे सीधे क्वेश्चन इधर उधर से घुमा फिरा के आ जाते हैं, क्योंकि आपके पुस्तक में दिया हुआ है ना। सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे इसमें ठीक है, बनेगा IMRE में? अभी ऑब्जेक्टिव, अभी 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 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे अभी हमने कभी फोकस नहीं किया। अभी तो हाल ही की चर्चा में न्यूज में आया हुआ है कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव तरीके से एग्जाम लिया जाएगा, तो उसके बारे में हम अभी संस्था से डिस्कस करते हैं कि किस तरीके का प्रारूप क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम आपको उसके बारे में अवश्य बताएंगे। ठीक है, ओके। यस सर, ओके। ठीक, आइए आगे चलते हैं। देखिए बैटरी के इलेक्ट्रोड के स्तर की जांच करना, बैटरी के इलेक्ट्रोड के स्तर की जांच करना। ठीक है, नोट करते जाइएगा सारे पॉइंट। आवश्यकता पड़ने पर गर्म पानी डालना, आवश्यकता पड़ने पर, छोड़िए गर्म पानी नहीं डाला जाता है, उसमें बैटरी वाला पानी डाला जाता है। ठीक है, आइए इलेक्ट्रोलाइट के स्पेसिफिक डेंसिटी, इलेक्ट्रोलाइट यानी अपघटक, इलेक्ट्रोलाइट के स्पेसिफिक, इलेक्ट्रोलाइट के स्पेसिफिक डेंसिटी एंड टेम्परेचर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर का रिकॉर्ड
रखना एवं उसकी जांच करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी के प्राइमरी सेल की वोल्टेज की जांच करना। बैटरी के प्राइमरी सेल कोई माइक बंद कर लो, आवाज आ रहा है सॉन्ग को। वोल्टेज की जांच करना। ठीक है, बैटरी के प्राइमरी सेल के वोल्टेज की जांच करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेली वाले में हो गया। दूसरा है वीकली मेंटेनेंस। ठीक है, दूसरा है वीकली मेंटेनेंस। ठीक है, ठीक है, वीकली मेंटेनेंस तो बैटरी का ध्यान से निरीक्षण करना, धूल गंदगी को साफ करना। बैटरी पर जमी धूल, गंदगी, कीचड़ को साफ करना। ठीक है, यानी कि उसका सफाई कर लेनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट के रिसाव की जांच कर लेनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट के लीकेज की जांच करनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी के सेल के सेडिमेंट्स की जांच करना। बैटरी के तल में सेडिमेंट्स की जांच करना, मेंट्स की जांच करना। और नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नीचे तक ना दिखेगा तो बताइएगा, सेल का स्पेसिफिक डेंसिटी, सेल का स्पेसिफिक डेंसिटी यानी घनत्व एंड टेम्परेचर। ठीक है, डेंसिटी एवं टेम्परेचर एवं वोल्टेज का रिकॉर्ड रखना। वोल्टेज की जांच एवं उनका रिकॉर्ड रखना, ये सारे काम किए जाने चाहिए। ठीक है, और हाई डिस्चार्जिंग के बाद शीघ्र चार्जिंग देना चाहिए। हाई डिस्चार्जिंग के बाद यानी कि हाई यानी काफी ज्यादा मात्रा में उसका डिस्चार्ज हो जाने के बाद वो शीघ्रता से ही उसको रिकवर भी करना चाहिए जब चार्जिंग में लगाते हैं। तो हाई डिस्चार्जिंग के बाद शीघ्रता से चार्जिंग देना चाहिए या चार्जिंग होना चाहिए। चार्जिंग होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हम उसमें टेस्ट करते हैं, किसमें, वीकली मेंटेनेंस में। अब आगे चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए हो गया सर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, आइए अब इसमें डालिएगा हाफ ईयरली, हाफ ईयरली नहीं, मंथली सर। हाँ मंथली चलेगा। त्रैमासिक जिसको कहते हैं ना, थर्ड मंथ लिख लीजिएगा। ठीक है, 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ मेंटेनेंस, 3 मंथली मेंटेनेंस। ठीक है, त्रैमासिक मरम्मत। अब देखिए उपरोक्त सभी का परीक्षण करना। ऊपर अभी जो सारी चीजें आपने लिखी थी, बाकी सारी चीजें आपको करनी होंगी।
है ना। ऐसा नहीं है कि आपको त्रैमासिक में ये सारी चीजें नहीं करेंगे, ये उसमें भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं पुनः लिख दे रहा हूँ, उपर्युक्त सभी परीक्षण, उपर्युक्त सभी परीक्षण अवश्य किए जाने चाहिए, अवश्य किए जाने चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि बैटरी के सभी सेल में डिस्टिल्ड वाटर की जांच करना चाहिए। बैटरी के सभी सेलों में, छोटे छोटे सेलों को मिला करके एक बैटरी बनती है। क्या है? छोटे छोटे सेल, यानी ये हमारा ये क्या है? सेल है। इसी सेल को अगर हम नंबर ऑफ संख्या बढ़ाते जाएं तो ये क्या हो जाएगा? एक बैटरी बन के तैयार हो जाएगी। तो अब इसको सेल न करके इस पूरे समूह को क्या कहेंगे? बैटरी कहते हैं। तो बैटरी के सभी सेल में डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर लेवल की जांच करनी चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए, जरा थोड़ा सा इंक डालने। ठीक है, नोट कीजिए। और एक अब इसके बाद लिखिएगा ईयरली मेंटेनेंस, हेडिंग डालिएगा ईयरली मेंटेनेंस। चलिए, अब ईयरली मेंटेनेंस में लिखिएगा प्रत्येक सेल की दशा की जांच करना, प्रत्येक सेल की दशा का जांच करना। प्रत्येक सेल की कंडीशन की जांच करना, इसकी स्थिति कैसी है। ठीक है, क्या चीज कमी है, क्या दिक्कतें हैं। टर्मिनल एंड सेल के मध्य रेजिस्टेंस, टर्मिनल एंड सेल के बीच इंसुलेशन की जांच कर लेनी चाहिए। और इंसुलेशन करें, रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस है ना, उसके प्रतिरोध की जांच कर लेनी चाहिए। यानी कि बैटरी में जो छोटे छोटे सेल हैं, उन सेलों के बीच और उनके टर्मिनल के बीच में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बैटरी रैक की जांच करना, बैटरी के रैक की जांच करना। वह रैक वह हिस्सा होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल, क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न सेल रखे गए होते हैं। बैटरी के रैक की जांच करना। ठीक है, बस। और एक पॉइंट और लिख लीजिए, बैटरी चैम्बर तथा रैक को भली भांति साफ करना, बैटरी चैम्बर एवं रैक की जांच करना। और लास्ट में लिख दीजिए उपर्युक्त, उपर्युक्त सभी टेस्ट या इंस्पेक्शन अवश्य किए जाने, अवश्य किए जाने चाहिए। और ये यहाँ आपका बैटरी के बारे में जो मेंटेनेंस की प्रक्रिया थी समाप्त होती है। अब आपको लास्ट चैप्टर का जो है पॉइंट जो है आपका है सर्किट ब्रेकर, और एक पॉइंट है ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित। तो मेरे विद्यार्थियों, जरा इसे आप नोट डाउन कीजिए। ये दो टॉपिक और कवर करते हैं और यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगले चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अगला चैप्टर किस संबंध में है, क्या पढ़ना है, क्या आवश्यक बातें हैं उसमें। तो मैं दूंगा आपको। चलिए,
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर। यह हमारा एक प्रकार का प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। आगे चलते हैं। सर्किट ब्रेकर लिखिए पहला पॉइंट, सर्किट ब्रेकर को ओपन करना है ना, सर्किट ब्रेकर को खोलना। सर्किट ब्रेकर को हम हिंदी शॉर्ट में सीबी लिखते हैं, शॉर्ट में C.B. सीबी, सर्किट ब्रेकर को खोलना यानी ओपन करना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ट्रिप मैकेनिज्म की जांच करना। ट्रिप मैकेनिज्म की जांच करना। ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रिप सर्किट, ऑटोमेटिक ट्रिप सर्किट, ऑटोमेटिक ट्रिप सर्किट के ऑपरेशन की मैनुअली जांच करना। या हाथ से जांच करना। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ये हो गया। कर के सभी कॉन्टेक्ट्स की जांच करना। सीधा लिखिए, सर्किट ब्रेकर के सभी संपर्क यानी कॉन्टैक्ट। अब आगे देखिए फिटिंग वगैरह टाइट है कि नहीं। बेरिंग, लेवल, लैच एंड रोलर की सफाई करना। बेरिंग, लेवल, लैच एवं रोलर की जांच करना। रोलर की जांच करना। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रिप डिवाइस के लिंक पिन, ट्रिप डिवाइस के लिंक पिन अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए या अच्छी गुणवत्ता के यूज किए जाने चाहिए या होने चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छी गुणवत्ता, यहाँ से आगे दिख रहा है, अच्छी गुणवत्ता के मैकेनिज्म ऑयल लिख लीजिए। मैकेनिज्म ऑयल। ठीक है, मैकेनिज्म ऑयल का मतलब कि जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, तो सर्किट ब्रेकर का जो मूविंग कॉन्टेक्ट है और एक फिक्स कॉन्टेक्ट होता है, एक मूविंग कॉन्टेक्ट होता है, तो दोनों के आपस में मेक और ब्रेक होने के लिए इसके बीच में जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट को प्रॉपर बनाए रखने के लिए यानी उसके मैकेनिज्म को फिट रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए करेंगे क्या, हम एक मैकेनिज्म ऑयल जो यूज करते हैं वो अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए, जिससे उसमें स्नेहनता यानी कि लुब्रिकेशन की क्षमता उच्च होनी चाहिए, है ना, जिससे उसमें मूवमेंट आसानी से हो सके, रुकने और फंसने की संभावना न रहे। ठीक है, रिचेट, क्रोचेट एवं रोचेट एंड व्हील पर अल्प मात्रा में ग्रीस लगाएं। व्हील पर अल्प मात्रा में ग्रीस, GREASE, ग्रीस लगाएं। ठीक है, यानी उसके जो पिस्टन वगैरह है
जो उसके अंदर जो मैकेनिज्म की क्रिया यानी ट्रिप सर्किट को मूव कराने के लिए जो सहायक है मैकेनिज्म और व्हील वगैरह जो उसमें लगे हुए हैं उनके ऊपर ग्रीसिंग करना। हेलो, हाँ भाई जी। अरे पीरियड नहीं आवा था। हेलो, हेलो डियर स्टूडेंट। यस सर। थोड़ा नेटवर्क इशू था, ठीक है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। देखिए आगे चलिए। है अभी अभी हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे थे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर का जो हम मेंटेनेंस करते हैं, क्योंकि आप लोग अपने अपने माइक को बंद रखें ताकि किसी अन्य विद्यार्थी को सुनने या समझने या में कोई दिक्कत या परेशानी ना होने पाए, ठीक है। देखिए हम अभी आप लोगों को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर के बारे में बता रहे थे, ठीक है। सर्किट ब्रेकर को शॉर्ट रूप में हम C.B. लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए सर्किट ब्रेकर को करेंगे क्या, पहले तो वहां से ओपन करेंगे जिस सिस्टम में लगा हुआ है, ठीक है। वहां से उसको उतारने के बाद उसको ओपन करेंगे, ठीक है। और सर्किट ब्रेकर में जो मैकेनिज्म वगैरह है, ठीक है, जहां से उसके पार्ट्स वगैरह एक फिक्स कांटेक्ट होता है, एक मूविंग कांटेक्ट होता है, इन दोनों के बीच में जो मोशन होता है, इनके बीच में जो मैकेनिज्म काम करता है उसकी जांच करना, ठीक है। और ऑटोमेटिक या ट्रिप सर्किट के ऑपरेशन की मैनुअली जांच करना। तो जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर में सर्किट ब्रेकर को हाई करंट यानी कि डिजायर्ड या रेटेड करंट से एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने पर हमें रिले द्वारा जो है सिग्नल प्रदान किया जाता है। उस सिग्नल के माध्यम से हमारा ट्रिप कॉइल जो है सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराने का कार्य करता है। तो इसके जो ट्रिप कराने वाली जो मैकेनिज्म लगी होती है, इसकी क्या करेंगे, जांच कर लेनी चाहिए, ठीक है। और सर्किट ब्रेकर के सभी कॉन्टेक्ट की जांच की जानी चाहिए ताकि वो प्रॉपरली एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं कोई पार्ट ढीला तो नहीं हो गया, कोई स्क्रू ढीला तो नहीं है, या स्प्रिंग का तनाव कहीं लूज तो नहीं हो गया है। इन सारी चीजों की हम जांच करते रहेंगे, ठीक है। और देखिए बियरिंग लेवल लैच एवं रोलर की जांच करना। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिप डिवाइस के लिंक पिन की अच्छी गुणवत्ता लिंक पिन में, ठीक है, ट्रिप डिवाइस के लिंक पिन में अच्छी गुणवत्ता के मैकेनिज्म ऑयल का यूज किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारे सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट हैं जो आपस में एक अलाइनमेंट पे वो मूव करते रहते हैं, ठीक है, सप्लाई को मेक और ब्रेक करने का काम करते हैं। मिस्टर केशरवानी प्रक्रिया है ये। हेलो, बात नहीं कीजिए। हेलो, हाँ हेलो, हेलो, जी, कौन? हाँ केशरवानी जी, देखिए आप लोग बात ना करिए। हेलो। तो ये देखिए ट्रिप डिवाइस हेलो, के लिंक पिन में अच्छी गुणवत्ता के मैकेनिक ऑयल यूज किए जाने चाहिए, ठीक है। हेलो, यस सर। हेलो, हेलो, जी सर बताइए। हेलो, हेलो। केशरवानी जी, जी नहीं, मैं सुदर्शन प्रसाद हेलो बोल रहा हूँ केशरवानी सर। जी, क्या नाम है? सुदर्शन प्रसाद जी बोल रहे हैं? नाम है सर। सुदर्शन जी जी प्रसाद सर। हैं। आप क्लास ले रहे हैं जी एलपीएल में? जी सर, एलपीएल में मैं पढ़ाता हूँ। जी जी। अच्छा, आप ये बताइए किस सब्जेक्ट की क्लास ले रहे हैं? ये सर है IMR की क्लास है, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। सब्जेक्ट का IMREM। हाँ हेलो, सर।
हाँ सर, इंस्टॉलेशन EMREM। मेंटेनेंस। जी सर, इंस्टॉलेशन। अच्छा, क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं आप इस समय? हाँ, सर इस समय मैं जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है, जैसे हमारा सर्किट ब्रेकर है या स्टोरेज बैटरी वगैरह है, तो इनसे जो मेंटेनेंस संबंधी चीजें हैं जो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे जो मेंटेनेंस किए जाते हैं, इन मेंटेनेंस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपकी क्लास की स्ट्रेंथ क्या है? इस समय कितने बच्चे प्रेजेंट हैं आपके यहाँ? जी, हमारे क्लास के इसमें वर्तमान समय में 41 स्टूडेंट प्रेजेंट है सर। टोटल बच्चे कितने हैं इस क्लास में? सेकेंड ईयर मतलब फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का मिला करके 149 है। अच्छा, फर्स्ट शिफ्ट में कितने हैं? फर्स्ट शिफ्ट में 32 या 36 के समथिंग है। और सेकंड शिफ्ट में? सेकंड शिफ्ट में भी इतना ही है सर, 32 के समथिंग है। तो आपके कुल बच्चे हो गए 68 बच्चे हैं। आप 149 बता रहे थे। जैसे कुछ बच्चे के ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं और कुछ बच्चे के ग्रुप वालों के मेरे पास अभी सर वर्तमान समय में लिस्ट नहीं हमने है। टोटल स्ट्रेंथ आपसे पूछी है, टोटल स्ट्रेंथ क्या है आपकी? हाँ, आपके क्लास की टोटल 149 है। इस समय हमारे सिस्टम में 149 स्ट्रेंथ दिखाई जा रही है कंप्यूटर के माध्यम से। अच्छा, 149। आपके यहाँ कितने बच्चे इस समय? 41 बच्चे आपकी क्लास में हैं। जी जी सर, 41 स्टूडेंट आपकी क्लास में है। हेलो, हेलो। स्ट्रेंथ तो आपकी बहुत कम है, इसका मतलब? हेलो सर, एक्चुअली में सर कुछ बच्चे 2 बार इनरोल हो चुके हैं सर, इस वजह से इस क्लास में जो 2 बार इनरोल हो चुके हैं इस वजह से ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। नहीं, आपके यहाँ टोटल स्ट्रेंथ 149 की आपने बताया, ठीक है सुदर्शन जी? देखिए सर, इसमें कारण ये है कि कुछ बच्चों ने एक मोबाइल नंबर से लिंक किया था, तो उस मोबाइल नंबर से उनके क्षेत्र में नेटवर्क काम न करने की वजह से। अरे भाई, आप ये बताओ कि आपके ये कौन सी क्लास है आपकी? इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर है? इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर का ये 4th सेमेस्टर है? हाँ, बोलो हाँ। सेमेस्टर है। इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर है? इलेक्ट्रिकल 4th सेमेस्टर में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट मिला के टोटल बच्चे कितने अलॉटेड हैं? 122। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट 122। देखिए, आपके कोई पीछे से भी बोल रहा है। फिफ्थ सेमेस्टर हाँ? फिफ्थ सेमेस्टर है सर ये। हाँ, फिर भाई एक आदमी बोलिए, क्या बोल रहे जरा, आपकी आवाज साफ भी नहीं आ रही है। ये एक मिनट सर, देखिए ये जो है इस समय इलेक्ट्रिकल फाइनल 3rd ईयर की क्लास चल रही है। ये हमारा जो है, इससे पहले जो अभी मैंने लिया था वो सेकंड ईयर की क्लास में पहले ले चुका हूँ 10 बजे से 11:40 पे, ठीक है सर। और ये हमारा 3rd ईयर के बच्चे हैं और इनमें है 122 स्टूडेंट हैं और ये क्लास हमारी 12 बजे से लेकर के 1:40 तक चलती है। अच्छा, ठीक है, 12 से 1:40 तक आपकी ये क्लास है और इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर है 6th सेमेस्टर। और इसमें टोटल बच्चे 122 हैं। 122 में आपके 41 बच्चे अभी आपके दिख रहे हैं। 132 है। अरे बोर्ड पे इन्होंने 122 लिखा है, आप 132 बता रहे हो सर। 60 फर्स्ट शिफ्ट, 60 सेकंड शिफ्ट और 12 बच्चे जो हैं वो के ग्रुप के हैं सर। 60 हो जाएंगे आपके भाई। आपने 107 बच्चे फर्स्ट शिफ्ट, 60 बच्चे सेकंड शिफ्ट और 12 बच्चे आपके लेटरल के होंगे, ठीक है जी। 120 तो फिर 132 बच्चे हो गए। 122 इन्होंने क्यों लिखा सुदर्शन जी? और आपकी क्लास में इस समय 41 बच्चे प्रेजेंट है टोटल, ठीक है? यही आप कहना चाहते हैं ना? ठीक है। अभी आप इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस आप पढ़ा रहे हो,
ठीक है। जी जी सर। आपके 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 यहाँ कोई बच्चा शुभम है? शुभम? हाँ शुभम है। हाँ जरा शुभम, शुभम मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? शुभम, शुभम मेरी आवाज सुन रहे हैं? शुभम जी अगर आप लाइव में हैं जरा देखिए, अब बात कीजिए। शुभम, और आपसे दुर्गेश। कुछ बात यस करना सर। चाह रहे हैं। हाँ दुर्गेश, ये आप आपकी जो क्लास है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की जो क्लास चल रही है, इसमें क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है? हेलो हेलो शुभम हेलो जी। हेलो। सर अविनाश मिश्रा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ सर्किट ब्रेकर। अच्छा, शेड्यूल ऑफ सर्किट ब्रेकर पढ़ाया जा रहा है। यस सर। अच्छा, आप सेटिस्फाइड हैं इनकी क्लास से? आप Yes, इनकी sir. क्लास से सेटिस्फाइड हैं? यस सर। हाँ? यस सर। आप इनकी क्लास से सेटिस्फाइड हैं? सुदर्शन जी की क्लास से आप संतुष्ट हैं? यस सर। अच्छा, कितना % कोर्स कवर हो चुका है आपका? पंडित जी एक मिनट, कितना % कोर्स कवर कर दिया सुदर्शन जी ने? फाइनल ईयर के जो आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस का जो क्लास चल रहा, कितना % कोर्स कवर हुआ है आपका? हेलो, देखिए आपकी क्लास की मॉनिटरिंग, ऑनलाइन मॉनिटरिंग कई जगह से अब आप हो रही है, तो आप लोग जो भी क्लास ले प्रॉपर क्लास ले और बच्चों को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें और बच्चे 100% बच्चे उस क्लास में जुड़ें, ठीक है? जी जी फिर हम आपसे लोगों से बाद में बात करते हैं, ठीक है? थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। दुर्गेश कहाँ से हो गए थे भाई? जी अब ये सर कौन थे? मॉनिटरिंग की जा रही है भैया। हेलो। यस सर। जी सर। आ रही है। वॉइस आ रही है। हेलो। हेलो। जी यस सर। सर। यस सर, आ रही है आवाज। जी सर, क्लियर वॉइस। अब लाइव है ना? हाँ। तो क्लास आगे बढ़ाई ये सर जाए? कौन थे सर? हाँ क्या चीज? ये सर कौन थे? ये हमारी क्लास जो हम आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं, तो इस लाइव क्लास में आप लोगों को लाइव अटेंडेंस लग रही है। हाँ, और लाइव आप लोगों को किया जा रहा है, ठीक है? और हमारे आवाज आपकी सही नहीं आ रही। ठीक है, तो आपको हमारा लेक्चर कैसा लगता है, आप समय समय पर अपना व्यू देते रहिए, ठीक है? और आप लोग कोशिश करिए कि देखिए इतने बच्चे हैं जो है, कुछ बच्चे तो डबल नेटवर्किंग वाले ऑपरेटर से जुड़े हुए हैं और वो भी इनरोल हो चुके हैं। तो कृपया अपना एक नंबर जो चल रहा है जिससे आप इनरोल है, जिससे आप पर डे पढ़ाई करते हैं, सिर्फ उसी नंबर को अपडेट रखें, बाकी को उसको हटा दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे करेक्ट स्टूडेंट की संख्या पता नहीं चलेगी। क्योंकि अब 2 नंबर से इनरोल होंगे, दोनों एक ही नाम से होंगे, तो हमें रजिस्टर में भरने में भी दिक्कत होगी, ठीक है? आप लोगों की जो लाइव अटेंडेंस होती है, मैं इसको रजिस्टर में मेंटेन करता हूँ, ठीक है? तो वहाँ भी दिक्कत होगी, एक ही नाम के 2-2 बच्चे होंगे तो टीचर को कंफ्यूजन होगा, ठीक है? और आप लोग अपनी क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है? आइए आगे की तरफ चलते हैं। और आप लोगों से जो कुछ भी जवाब अगर कोई आपसे मांगता है या जानने का प्रयास करता है, तो आप अपने स्वेच्छा से जो आपको उचित लगता है वही उत्तर दीजिए, ठीक है? आइए, सर्किट ब्रेकर का तो काम यहाँ पे समाप्त हो चुका है लगभग। एक पॉइंट और बचा हुआ था इसमें कि सर्किट ब्रेकर के सभी मैकेनिज्म की, सर्किट ब्रेकर के सभी मैकेनिज्म की, सर्किट ब्रेकर के सभी खराब या घिसे पिटे
सर्किट ब्रेकर के सभी खराब अथवा घिसे पिटे भागों को तुरंत या शीघ्रता से बदल देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सर्किट ब्रेकर से संबंधित जितने भी जांच वगैरह थी, यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ सर्किट ब्रेकर के जितने भी पॉइंट थे यहाँ पे साफ हो गए, मतलब फिनिश हो गए। ठीक है, और सारे भागों की साफ सफाई हो गई। ठीक है, अब इसको भागों की फिटिंग एक पॉइंट और लिख लीजिए। और मरम्मत के बाद सर्किट ब्रेकर के सभी भागों की फिटिंग तो मंजीत का है। चाहिए। ठीक है, आप लोगों को नीचे दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, मरम्मत कर देनी चाहिए। इसको यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको आगे एक पॉइंट बचा हुआ ट्रांसमिशन लाइन से ये आपको बता देंगे, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको टोटल पढ़ने हैं 3 चैप्टर खत्म हो गए, चौथा स्टार्ट होने वाला है। जैसे सर इसमें अच्छे चैप्टर और जी। पढ़ने हैं। हाँ सर हाँ बोलिए, मैं सुन जैसे रहा हूँ। अलग अलग पूछ लिया तो कैसे लिखेंगे? जैसे सर्किट ब्रेकर पूछ लिया हाँ तुम सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस कीजिए, तो यही लिख देंगे। हाँ, एयर ब्लास्ट का सर्किट ब्रेकर से कहा गया। हाँ, कोई भी सर्किट ब्रेकर है तो उसमें एक मूविंग कांटेक्ट होगा, फिक्स कांटेक्ट होगा, उसमें भी ग्रीसिंग लगेगी, है ना। और उसके बाद उसमें जो मूविंग कांटेक्ट है और फिक्स कांटेक्ट है, आपस में मेक और ब्रेक होते समय उस पर टकराहट की वजह से उसका सिरा जो है बेंड हो जाता है। ठीक है, और घिस जाता है, बेंड हो जाने की वजह से वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद पार्ट अंदर के स्क्रू ढीले हो जाएंगे, या फिर इसकी मैकेनिज्म के जो स्प्रिंग वगैरह होते हैं जो आगे की तरफ पुश करता है और पीछे की तरफ खींचता है, उसमें भी लूजपन आ जाने की वजह से वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ढीला हो जाने की वजह से वो उतना फोर्स नहीं लगा पाता है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है सभी सर्किट ब्रेकर में लगभग होती हैं। हेलो सर। अब ऑयल सर्किट ब्रेकर है, यस सर। ऑयल सर्किट ब्रेकर है तो उसमें थोड़ा सा ऑयल के बारे में थोड़ा सा 2-4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे कि ऑयल अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए, उसका इंसुलेशन कैसा है, ठीक है, उसमें नमी है कि नहीं है। ठीक है, ऑयल को टेस्टिंग करके प्रॉपर उसमें डालनी चाहिए ताकि, और उसके बाद ऑयल बर्न होने वाले मटेरियल का यानी ज्वलनशील पदार्थ वाला न होना चाहिए। तो 2-4 पॉइंट और बढ़ सकते हैं। ठीक है सर जी 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 सर जी, हम लोग के ऑनलाइन पेपर के साथ प्रैक्टिस कराई जाएगी कि नहीं? अभी इससे संबंधित हम आपसे संस्था से संपर्क करेंगे। ठीक है, और उनसे संबंधित जानकारियां लेंगे। जैसे अभी अभी आप लोगों की ऑनलाइन क्लास का मॉनिटरिंग हो रहा था, ठीक है, आप लोगों ने देखा, और अब इसी चीज को हम ऑनलाइन क्या क्या व्यवस्थाएं बोर्ड के द्वारा निर्धारित की गई है, कैसे पेपर कराए जाने हैं, ये हमारे संबंधित संस्था को जो आदेश आएगा उसके अनुसार मैं आपको सूचित कर दूंगा। ठीक है सर, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर की प्रैक्टिस सर, ऑब्जेक्टिव पेपर की। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर की बात चलती है, वैसे तो ऑब्जेक्टिव भी होना होगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर वगैरह तैयार करते रहेंगे और आपसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट अभी अगले सोमवार को हम ले लेंगे आप लोग। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू। आइए ट्रांसमिशन लाइन से संबंधित जो मेंटेनेंस है इसके बारे में थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं कुछ पॉइंट कि ऑनलाइन ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के शेड्यूल है। ठीक है, अभी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के सेकेंड ईयर की क्लास चल रही थी। सेकेंड ईयर की क्लास खत्म होने के बाद ये थर्ड ईयर की क्लास है।
क्योंकि जस्ट अभी उस क्लास को समाप्त करके आप कहीं सर सर्किट ब्रेकर में हाई टेंशन और लो टेंशन सर्किट ब्रेकर इसमें सिलेबस में है। हाई टेंशन लो टेंशन सर्किट ब्रेकर है सिलेबस में। है, देखता हूँ। कौन से सेक्शन में है? 1 में है कि 2 में है कि 3 में है? मेंटेनेंस में है सर, मेंटेनेंस ऑफ ग्रिड सबस्टेशन 2 में है सर। चैप्टर 2 में कहाँ है? सर बुक आपकी दूसरी इसमें है ना, देखिए सार्थक नहीं मेंटेन, हाँ सार्थक में ही। तो इस सार्थक में मेंटेनेंस ऑफ ग्रिड सबस्टेशन में देखिए। सार्थक में सर, उसमें हाई टेंशन लो टेंशन सर्किट ब्रेकर दिया हुआ है। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा क्योंकि वो सारी चीजें हैं सिलेबस में जरूर है। लेकिन हाई टेंशन ग्रिड और लो टेंशन ग्रिड, तो देखो डियर स्टूडेंट, हाई टेंशन ग्रिड हो चाहे लो टेंशन ग्रिड हो, बस ये है कि उसमें क्षमता की बात आती है। लो टेंशन ग्रिड की बात का मतलब ये हुआ जहाँ पर 11 किलो वोल्ट की हाई वोल्टेज से कम वोल्टेज को ट्रांसमिट करने की बात आती है, वहाँ पे तो लो टेंशन ग्रिड आ जाएगा, है ना। और जहाँ पे 11 kV 132 kV 220 kV इस तरीके से जब चल रही है, 66 kV चल रही है, ये हमारा क्या हो गया, हाई टेंशन की लाइन है, यानी HT लाइन। ठीक है, HT लाइन पीवी की बात की गई सर। हाँ, तो देखिए उसमें भी आपको आइसोलेटर लगेगा, है ना, और यही चीजें इसमें भी लगेंगी। लेकिन इसकी जो है करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है हाई वाले की अपेक्षा कम होगी कि नहीं होगी। यहाँ भी रिले इस्तेमाल होगा, सर्किट ब्रेकर होगा, इंसुलेटर होगा, आइसोलेटर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन लो पावर होने की वजह से, लो वोल्टेज होने की वजह से उसमें लो कैपेसिटी का यूज होगा। और जो 11 kV या उससे पे हो रहा था, तो वहाँ पे 11 kV जहाँ पे हो रहा था उसको वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग, उसके डिजायर्ड वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे प्रोटेक्टिंग डिवाइस लगाएंगे। बात समझ में आ गई? लेकिन हाँ, लेकिन इंस्ट्रूमेंट वही रहेंगे। ठीक है, आइए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो आइए ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन। अब आइए इसमें देखते हैं, समय समय पर पेट्रोलिंग करके टावर का निरीक्षण करना चाहिए। समय समय पर इसमें दिया पोस्ट फॉल्ट मेंटेनेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर, ये नहीं करवाएंगे क्या सर? हाँ सर दिया हुआ पोस्ट फॉल्ट मेंटेनेंस ब्रेकर, ये नहीं करवाएंगे? आपका चैप्टर देखिए, जो चैप्टर नंबर 2 है ना, अरे क्या कहते हैं, आप यही पढ़ रहे हैं ना, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग वाले सेक्शन में ही पढ़ रहे हैं ना, जो सिलेबस है। सर दूसरा दिया हुआ है। इंस्टॉलेशन ऐसा है कि आप देखें कौन सा सिलेबस डाउनलोड किए हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं दे देता हूँ। आप जो देखे कि नया वाला आपके पास है कि आपके पास पुराना वाला तो नहीं है? नया सर, नया सिलेबस। जो दूसरी यूनिट है आपके बुक के हिसाब से, जो यूनिट नंबर 2 एक तरीके से कहें जो दिया हुआ है, ठीक है, इस यूनिट 2 में जितने भी सारे टॉपिक दिए हुए हैं, वो सारे टॉपिक हमारे बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 में ही नहीं मिलेगा।
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां मिला करके तब ये यूनिट नंबर 2 के सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो मेरे विद्यार्थी, अभी तो आप तीसरे चैप्टर पे पढ़ रहे हैं, चौथा पढ़ेंगे, पांचवा पढ़ेंगे, छठा पढ़ेंगे, तब जाके आपके सेक्शन 2 जो दिया हुआ है सिलेबस में, इसमें पूरे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, पूरे टॉपिक कवर होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? सर व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, हम भेज देंगे सिलेबस। हाँ, अवश्य अवश्य मैं देता हूँ, ठीक है, आप जरूर भेज दीजिए, मैं उसको देख लूंगा। ठीक है, तो इसको ट्रांसमिशन लाइन को जरा एक बार आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए, समय समय पर पेट्रोलिंग करना, पेट्रोलिंग करके टावर का निरीक्षण किया जाना चाहिए, टावर का इंस्पेक्शन, निरीक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है इंसुलेटर की जांच करना एवं उनका मरम्मत करना। इंसुलेटर की जांच करना, की जांच करना एवं उनकी मरम्मत करना। अनुरक्षण को इंग्लिश में कहते हैं मेंटेनेंस, ये याद रखिएगा, मेंटेनेंस करना। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आपका जो है लाइन के अर्थिंग, लाइन के अर्थिंग, अर्थिंग एवं एवं चालक तारों के झोल एवं लाइन कंडक्टर, लाइन कंडक्टर के झोल यानी सैग, सैग का मापन करना, मापन करना। ठीक है, कि सैग अपने निर्धारित क्षमता से कहीं ज्यादा तो नहीं इसमें सैग आ गया है। ठीक है, झोल को मापना एवं उसे एडजस्ट करना, मापना एवं उन्हें समायोजित करना, यानी एडजस्ट करना। ठीक है, क्योंकि गर्मी व सर्दी के मौसम में कार में जो है हीट के कारण एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से उसमें झोल हो जाता है। गर्मी के दिनों में उसमें प्रसार होता है कंडक्टर में, हीट की वजह से तो वो झोल हो जाता है, और सर्दी के दिनों में टाइट होता है, सिकुड़ता है। ठीक है, तो झोल इतना ही रखना चाहिए, जिससे गर्मी में थोड़ा तो झोल और बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा न हो कि हम पूरा गर्मी के मौसम में हम ओवरलाइन कंडक्टर को फैला रहे हैं, तो उसको इतना कस दे, इतना टाइट कर दे कि सर्दी जब आए तो वो उसमें सिकुड़न जब पैदा हो तो पता चला कि कहीं गांठ खुल जाए, कहीं टूट जाए, कहीं खंबे टेढ़े हो जाए। तो इस तरीके से इस बात को ध्यान में रखते हुए गर्मियों के दिनों में ही तार का जब इंस्टॉलेशन किया था तो उसमें प्रॉपर एक मेजरमेंट के माध्यम से, सैग चार्ट के माध्यम से उसमें सैग दिया जाता है। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। क्षतिग्रस्त जंपर को बदलना, डैमेज, डैमेज डैम्पर को बदलना। ठीक है, ये जंपर कह रहे हैं, डैम्पर लिख रहे हैं, जंपर को बदलना। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका पेड़ आदि से दूरी बनाए रखना, पेड़ आदि से दूरी बनाए रखना। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आपका है सभी शिकंजों को मजबूती से कसना, सभी जोड़ों को, ज्वाइंट मजबूती से कसना। किसी ने अपना माइक ऑन किया है क्या?
देखिए क्रिपिंग की आवाज आ रही, कृपया आप इसे बंद कर दीजिए। और देखिए लाइन पर से व्यर्थ पदार्थों को हटाना, लाइन पर से व्यर्थ पदार्थों को हटाना। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें धागे वगैरह चिपक पतंग के अटक जाते हैं, कचरा प्लास्टिक वगैरह उसमें फंस जाता है, या फिर कभी कभी कह सकते हैं धागों में लटके होने की वजह से कुछ चिड़िया वगैरह फंस जाती हैं और उसी में मर जाती हैं, लटकी रहती हैं। तो इन सब चीजों और कहीं कहीं पेड़ पौधे की टहनियाँ व बेल की लताएं उस पर चारों पर फैल जाती, तो इन सारी चीजों को व्यर्थ पदार्थों को हटा देना चाहिए। और चालकों के मध्य अंतराल को सही रखना, चालकों के मध्य दूरी को, चालकों के मध्य उचित दूरी को बनाए रखना, उचित दूरी को बनाए रखना। ठीक है। और उसके बाद स्टे वायर का सही प्रकार से कसना, स्टे वायर को उचित तरीके से कसना, यानी कसकर उसको टाइट करते हैं। और लास्ट पॉइंट है क्रॉस आर्म का संरेखण, अलाइनमेंट, क्रॉस आर्म का अलाइनमेंट जो है, अलाइनमेंट का मतलब है कि जब कोई भी हमारा क्रॉस आर्म लगाया जाता है, क्रॉस आर्म का मतलब जो हमारा ये पोल है, ठीक है, इस पोल पे ये जो क्रॉस आर्म वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, जिसपे इंसुलेटर वगैरह लगा होता है, तो इन सब का अलाइनमेंट एकदम सीधा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला अलाइनमेंट थोड़ा सा तिरछा है ना, तो ये हमारे कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस मेंटेन करना होता है वहां पर दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, तो इन अलाइनमेंट को सही और उचित लाइन में रखना, व्यवस्थित क्रम में रखना चाहिए। कहीं ऊपर हो गया, किसी साइड नीचे हो गया, तो दिक्कत होता है। लाइन फिटिंग नट बोल्ट क्लैंप को बदलना, लाइन फिटिंग नट बोल्ट, ठीक है, लाइन फिटिंग नट बोल्ट एवं क्लैंप को बदलना, क्लैंप आदि को बदलना। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ हो गई। और आगे चलते हैं चालकों के मध्य संयंत्र। हाँ ठीक है, बस हो गया। ठीक है, देखिए जंग युक्त चालकों के भागों को काटकर अलग कर देना। ठीक है, ठीक है। ठीक, इतना काफी है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब देखिए कल आप लोगों का कल अर्थात अगले नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा, लेक्चर नंबर 10। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर 10 जो होगा, 11 नेक्स्ट लेक्चर जो 11 है, इसमें हम आपको चैप्टर नंबर 4 से कुछ नई चीजें, नई बातें लेकर के आएंगे। और नई नाम क्या है चैप्टर नंबर चीजों से आपका हाँ चैप्टर का नाम ट्रबल शूटिंग ऑफ एसी एंड डीसी मशीन, ट्रबल शूटिंग, ठीक है, ट्रबल शूट
of AC and DC machine. Troubleshooting of AC and DC machine. प्रत्यावर्ती धारा एवं डीसी धारा मशीनों में दोष की जांच करना एवं उनकी रिपेयरिंग एवं मरम्मत करना, रिपेयरिंग एवं मेंटेनेंस करना। ठीक है, तो अगला चैप्टर चौथा है और लेक्चर नंबर 11 अगले लेक्चर से शुरुआत की जाए। ठीक है, और आप लोगों से कतिपय निवेदन है कि आप भरपूर मात्रा में और पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप अपने क्लास को पढ़ें और सीखें। और बाकी चीजें सारी चीजें आप लोग सुन रहे थे कि नहीं? जी सर। यस सर। जी सर। हाँ, तो ठीक है, तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए आप लोगों का अटेंडेंस ऑनलाइन ही लग रहा है और इसी के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिकल के नंबर, सेशनल नंबर सब कुछ जाने हैं। तो आप लोगों से विशेष आग्रह है कि आप पढ़ने के लिए आए हैं, संस्था में पढ़ने के लिए एडमिशन लिए हैं और कोरोना काल के दौरान थोड़ा सा शिक्षण संस्थान अस्त व्यस्त तरीके से बिखरा हुआ है, लेकिन किसी तरीके से आप लोगों के लिए अगर ये के माध्यम दिया गया है तो आप इस माध्यम का उपयोग कीजिए और अपने पठन पाठन को जारी रखिए, क्योंकि समय किसी नहीं रुकता है। क्या चीज? 40% सिलेबस हम लोगों को कंप्लीट हो गया क्या? अभी तो आप लोगों का 40% नहीं है। कितना चैप्टर है? अभी एक यूनिट सब पूरी कंप्लीट नहीं हुई है ना? हाँ, अभी एक यूनिट पूरी कंप्लीट है, क्योंकि देखिए 11 चैप्टर है, जिसमें से 10 चैप्टर मुख्यतः पूछे जाते हैं, 11वां चैप्टर। ठीक है, तो 10 चैप्टर चौथा शुरू होने वाला है। ठीक है, तो अभी तो कह सकते हैं 30% इसका ही कंप्लीट हुआ है। हाँ, ठीक है, तो 30% कंप्लीट हुआ, अभी बाकी है। चलिए सर, हो जाएगा। कॉलेज ओपन होगी? थैंक यू सर।